हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए शुरू किए हैं बिहार एसएससी का सेट। तो दोस्तों, इसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके भी कराएंगे, लेकिन आज जीके होगा। आज का पहला सेट है और जीके स्टार्ट होगा। ये जो 50 क्वेश्चन का हम जो लाए हैं बिहार एसएससी का, 50 नहीं सॉरी दोस्तों, सेट 1 जो हम लाए हैं जीके का सेट 1 जो हम लाए हैं वो उसमें 75 क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको मैथ का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो लाए हैं हम सेट, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हर एग्ज़ाम मतलब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, जैसे बिहार एसएससी का 10th लेवल हो या ब्राह्मा लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, तीनों लेवल के एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उम्र की किताब से नवाजा गया? दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र, यहाँ पे होगा नादिर उल उस्र होगा, कि किताब से नवाजा गया। किसको नवाजा गया दोस्तों? मंसूर को। उस्ताद मंसूर को क्या किया गया? नादिर उल उस्र की उपाधि से नवाजा गया। एक बात और, जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वो संघ या संगठन की रचना का अधिकार भी है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार वर्णित हैं। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार के किस जिले में नागी बांध है? तो नागी बांध कहाँ है दोस्तों? बिहार के जमुई जिले में। कहाँ है? बिहार के जमुई है, लखीसराय है, नवादा या बांका। तो कहाँ होगा इसका आंसर? जमुई होगा। नागी नकटी जलाशय किस लिए है दोस्तों? पक्षियों के लिए है। ये क्या है? पक्षियों के लिए है। और नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को क्रमशः भारत के 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? पुनपुन नदी, गंडक नदी, अजय नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के गंडक नदी में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। कहाँ है दोस्तों? गंडक नदी में है घड़ियालों का प्रजनन स्थल। इसके साथ ही हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि एशियाई राजा गिद्ध को कहा जाता है एशियाई राजा। गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल या मिजोरम? दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में महिला हो या पुरुष हो या फिर पूरा देश का अगर हम बात करें तो साक्षरता दर सबसे अधिक है। कहाँ है दोस्तों? केरल में। कहाँ है? केरल में है। अब अगर हम बात करें 2011 की जनगणना जो है वो देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। 2011 की जनगणना क्या है? देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है और आज़ादी के बाद क्या है? ये 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 2011 में फीमेल का साक्षरता दर कितना है? कितना है दोस्तों? 65.46। पूरा देश का बात कर रहे हैं। 65.46% है। और मेल का जनसंख्या लिटरेसी रेट कितना है? 82.14%। अगला, स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में की गई? स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी है वो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा? किसके? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। एकदम सही बात है। हरित क्रांति कब आया था? 1960 के दशक में आया था। किसके द्वारा आया था? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा आया था। उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है।
विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें आता है? नोरा बोरलॉग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। दोस्तों, भारत WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1 जनवरी 1995 को बना। कब बना? 1 जनवरी 1995 को। और 1 जनवरी 1995 को ही किसकी स्थापना हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी। और WTO का 166वां मेंबर कौन है? तिमोर लेस्ते। कौन है दोस्तों? तिमोर लेस्ते हैं। और WTO में के सदस्यों की संख्या भी वर्तमान में कितनी है? 166। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किसे? हॉकी से। किससे दोस्तों? हॉकी से है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार, पुष्यमित्र या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्ष? क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके क्या किए थे? जैन धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने प्राण त्यागा था। कहाँ? श्रवणबेलगोला में। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर संलेखन द्वारा समाधि ली। संलेखन क्या होता है? जैन धर्म में एक विधि है जिसमें जो भी है जो संलेखन लेते हैं वो अपना जान जल त्याग छोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। किस स्थिति में लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा? दोस्तों, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है, या जब वस्तु को फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है, या जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है, या फिर जब वस्तु अनंत पर हो। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा जब वस्तु को फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वे काटती है तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होगी, जो भौतिक रूप से क्या असंभव है। किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहे? क्या कह रहा है? किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि शक्ति का वैल्यू पूछ रहा है, यदि उसमें प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया, मतलब I को दोगुना कर दिया, और जब प्रतिरोध क्या रहे? अस्थिर रहे। प्रतिरोध अस्थिर रहे तो हम जानते हैं विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? I²R। P बराबर होता है I²R। तो I को क्या कर दिया? दोगुना कर दिया, तो I की जगह क्या आ जाएंगे? 2I करेंगे। 2I का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। तो 2I का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4I², सॉरी 4I² 4I² R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4I² R। यहाँ पे क्या आ गया? दोगुना किए तो क्या आएगा? 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 4I² R आ गया। आगे ना, तो ये I² R है, ये 4I² क्या आ गया? जब P बराबर I² की, तो I की जगह पे हम 2 रख दिए, तो 2I का होल स्क्वायर मतलब 4I² आया। 4I² इसका आंसर आ गया, 4I² R। लेकिन P बराबर क्या होता है? I² R आता है। तो हम क्या कि विद्युत शक्ति जो है
उसको दोगुना, आई को हम दोगुना किए, धारा को दोगुना कर दिया, तो क्या हो गया, शक्ति क्या हो गया 4 गुना, क्या हो जाएगा 4 गुना हो गया, शक्ति क्या हो जाएगी 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्यक्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्यक्षमता को सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके प्रभावित कर सकता है। सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके। 14 का बी। किसी विद्युत परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करिए। विद्युत धारा की मात्रा I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा की मात्रा I बराबर होता है Q/T। I बराबर, जल्दी हम मेरे को पेन लेंगे, हाथ से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जब पेन ले लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लिखने में आपको समझ में अच्छे से आएगा। I बराबर क्या होता है Q/T। Q कितना है, आवेश कितना है 1200 कूलम, 1200 कूलम है, बटा T कूलम, और T कितना है T 2 मिनट। 2 मिनट मतलब क्या होगा 120 सेकंड, 120 सेकंड 2 मिनट मतलब इकट्ठ किया तो कितना आया, एक मतलब इकट्ठा था 10 हो गया, 10 कूलम। आंसर क्या आएगा 10 कूलम। सॉरी आयरन निकालना है तो 10 एम्पियर आएगा, कूलम तो कट ही गया, तो क्या आएगा 10 एम्पियर इसका आंसर आएगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। कौन है, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बीबी गिरी। सीची गिरी नहीं, यहाँ पे होगा बीबी गिरी, या फिर क्या होगा एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, एन संजीव रेड्डी। कौन थे, एन संजीव रेड्डी थे। और ये कब बने थे, 1977 में बने थे, 1977 में बने थे ये भारत के राष्ट्रपति। और ये कैसे चुने गए, निर्विरोध चुने गए थे। भारत के बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय या फिर आर्थिक मंत्रालय। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है, वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। अनुच्छेद 112 में बजट कहाँ दिया होगा, बजट दिया हुआ 112 में। 112 में इसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका नाम क्या लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन है जो भारत और UAE के बीच होता है, भारत और UAE के बीच। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है। किससे है दोस्तों, कथक से। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम क्या है, महिला आंचल। महिला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन, आगरा जो है, आगरा सब लोग जानते हैं कि यमुना नदी पर है, पटना गंगा नदी पर है, बनारस भी गंगा नदी पर है, तो भोपाल। भोपाल शहर है जो कोई भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है, तबकात-ए-नासरी में। तबकात-ए-नासरी में। और तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन है, मिनहाज-उस-सिराज। कौन है, मिनहाज-उस-सिराज। बख्तियार खिलजी जो था 1199 से 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागर फ्यूज का ज्वालामुखी के अंतर्गत कौन आता है, वेसुवियस, सेंट हेलेना, सुरास्य या फ्यूजियामा। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जागरेब। कहाँ है, जागरेब है। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखा गया। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा।
पुस्तक भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त किसके लेखक है? भारत भारती। जवाहरलाल नेहरू क्या लिखे थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। महादेवी वर्मा क्या लिखी है? महादेवी वर्मा तो बहुत सारा बुक लिखी है। अगला, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है। क्या कह रहा है कि जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस की संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की संयोजन क्षमता क्या होती है? P बराबर P1 प्लस P2। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। अभिसारी क्या होता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्या होता है? उत्तल लेंस का क्षमता उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अपसारी मतलब अवतल लेंस, तो कॉनकेव लेंस। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है या उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2। P1 प्लस P2। P1 कितना हो गया? 4.50 डायोप्टर माइनस 3 डायोप्टर। तो 4.50 में से 3 चला गया डायोप्टर, तो कितना बचा? 1.5 डायोप्टर। तो प्लस में है ना, प्लस में बड़ा चिन्ह है, तो प्लस में आ गया 1.5 डायोप्टर। जब कोई पिंड त्वरशील नहीं होता, मतलब पिंड में त्वरण नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दूरी, समय और चाल के बीच सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दोस्तों अब अच्छा से लिखा नहीं पा रहा है क्योंकि हम अंग्रेजी से लिख रहे हैं, और जब पेन लेंगे तो अच्छे से लिखाएगा शायद। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या? उत्प्लावन बल, दाब, प्रणोद या फिर भार। तो देखिए, उत्प्लावन बल तो जान में लगता है। दाब तो हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ को दबाएं तो दाब हो गया। भार किसी चीज़ का भार होता है, लेकिन प्रणोद सबसे अलग है। तो किसी वस्तु सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। अब प्रणोद का उदाहरण क्या है? जब आप किसी दीवार को धक्का देते हैं, तो आपके द्वारा दीवार पर लगाया गया लंबवत बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो सोडियम परमाणु क्या करता है? सोडियम परमाणु क्या करता है? तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या होगा? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। Na पर क्या होता है? Na पर होता है प्लस, और Cl पर क्या होता है? माइनस। ये तो आप जानते ही होंगे। तो सोडियम पर क्या हो रहा है? प्लस। तो प्लस मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खोना या फिर जुटना। इलेक्ट्रॉन का खोना, इलेक्ट्रॉन खो करके क्या बनाता है? प्लस बनाता है। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है, और क्लोरीन कम पर माइनस से मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देने वाला हमेशा प्लस होता है, जानिए। तो सोडियम यहाँ पे दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस में हो गया खो करके। जब निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है? तो सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा क्या है? समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी। सजातीय श्रेणी का परिभाषा क्या है? समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व डाक 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर। दोस्तों विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगला, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि कौन है? भूटान।
कौन है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। तो क्या होगा? भूटान इसका आंसर हो जाएगा। भूटान की भाषा क्या है? जोंग्रवा। भूटान को ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश के धन निष्कासी नीति को गहराई से अध्ययन किया और इसे उजागर किया। दादा भाई नौरोजी को भारत में क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास हुई थी? 1955, 1978, 1948 या 1966। तो भारत में हरित क्रांति दोस्तों 1966 के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 1966 के आसपास हुई थी। सुल्तान अजलन शाह कप की मेज़बानी कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलन शाह कप की मेज़बानी का कौन करता है दोस्तों? करता है ये मलेशिया। कौन करता है? मलेशिया। ये क्या चीज़ का है? सुल्तान अजलन शाह कप है वो हॉकी का है। किसका? हॉकी का। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कौन? डल झील, भोपाल झील, नैनी झील या चिल्का झील। भोपाल झील एशिया की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहले बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत ने 1996, 92, 83, 87। कब? तो भारत ने 1983 में पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उस समय भारत के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और उसके बाद दोबारा जब भारत कब जीता आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2011 में जीता। 1983 के बाद डायरेक्ट 2011 में। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो विकल्पों में के बाद की इसमें ऑप्शन की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी कौन है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। क्या है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। क्या? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। 1907 में हुई थी। और इसको टिस्को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिस्को। बिहार देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि लौह इस्पात कंपनी जो है भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, ये इसको किसकी सहायता से बनाया गया था? रूस की सहायता से बनाया गया था। USSR उसमें था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। बांकीपुर में 1912 में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें हम फखरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे। तो ये कब बने थे? 1974 से 77। फखरुद्दीन अली अहमद कब बने थे? 1974 से 77। 1974 से 70 तक। ज्ञानी जैल सिंह कब बने थे दोस्तों? ये बने थे 1982 से 87। राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। उसके बाद आर वेंकटरमन 87 से 92। फखरुद्दीन अली अहमद बने, फिर ज्ञानी जैल सिंह बने। ओहो, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, डी। इसके बाद तो हैं आर वेंकटरमन हैं, आर वेंकटरमन। ये कब बने थे? 1987 से 92। 1987 से 92 हुआ। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये बने थे 92 से 97। 1992 से 97 में बने थे। तो ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद, फिर ज्ञानी जैल सिंह,
फिर क्या नारायण, फिर कौन बने थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। पीएच पैमाने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? पीएच पैमाने में दोस्तों गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? दुर्बल क्षारीय विलयन या प्रबल क्षारीय विलयन या फिर प्रबल अम्लीय विलयन या उदासीन विलयन। दोस्तों पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग है जो प्रबल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रबल क्षारीय विलयन, बी नंबर। विरंजक चूर्ण के विरेचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका है? 82 नंबर का सी। यह भूमिका है कि यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। विरंजक चूर्ण में विरेचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका? यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिरचनिक गुण है? यह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। ये गुण है गैस की, नहीं ऐसा बात नहीं है। गैस ज़्यादा संपीड़ित नहीं होता है, सॉरी द्रव ज़्यादा संपीड़ित नहीं होता, गैस ज़्यादा संपीड़ित होता है। गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, इसको ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन द्रव को हम ज़्यादा नहीं संपीड़ित कर सकते हैं। इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ऐसा नहीं है, द्रव का आकार बदलते रहता है। द्रव का आकार आप जिस बर्तन में डालिएगा उस बर्तन का वो शेप ले लेगा। आयतन निश्चित होता है, ये बात है। इसका आयतन निश्चित होता है और लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। सही बात है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव अगर 1 लीटर है तो वो कोई बर्तन में डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। तो आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु ये मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों वो धातु प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में मूल अवस्था में पाया जाता है, पाएगा जो सबसे कम अभिक्रिया करता है। जो सबसे कम अभिक्रिया करेगा वहीं प्रकृति में मूल अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों महंगा क्यों है? ये दोनों महंगा भी है क्योंकि इससे आभूषण बनता है, और ये क्या है, ये बहुत कम ही अभिक्रिया करते हैं अन्य धातुओं के साथ। बहुत कम मतलब ना मूल अवस्था में ही पाया जाता है ये। तो ये क्या हो गया? गोल्ड और प्लेटिनम इसका आंसर होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए सही कथन क्या है? एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है। एल्कीन और एल्काइन क्या है? असंतृप्त है। और एल्कीन क्या है? संतृप्त है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दंडकारण्य का पठार कहाँ है? तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? कहाँ है दोस्तों? तो दंडकारण्य का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है। तृतीयक क्षेत्र में पशुपालन गतिविधि सम्मिलित नहीं है। वो हम डायरेक्ट इसका आंसर बोल दिया। तृतीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित गतिविधि नहीं है? तृतीयक क्षेत्र में क्या है? व्यापार क्या होता है? व्यापार हो गया, व्यापार क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र में आ गया। सेवा, व्यापार सेवा है। हाँ व्यापार सेवा हो गया। व्यापार तृतीयक में आया या फिर सेकंड में जो भी आया, लेकिन फर्स्ट में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि। व्यापार तृतीयक में आएगा क्योंकि व्यापार भी एक तरह का सेवा है, ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा। यातायात भी सेवा है, ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा। संदेश वाहन भी सेवा है, ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा। लेकिन पशुपालन और कृषि क्या है? पशुपालन और कृषि है प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन और कृषि क्या होता है? ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले भंडारों के समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तीनों का तीनों नदी घाटी क्या है? कोयले भंडारों के लिए समृद्ध है। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है? भारत के तटीय क्षेत्र से 12 समुद्री मील या किलोमीटर लगभग 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील मतलब क्या होता है? 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। 49 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक, यही सही नहीं है। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। बाकी बात करेंगे मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, श्रीपाल उड़ीसा में है। तो ये सही नहीं। महात्मा गांधी एंड द बिहार सन
रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी एंड बिहार सन सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है दोस्तों? एक गणराज्य बनाता है, एकात्मवाद नहीं बनाता है, संघ भी नहीं बनाता, स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं बनाता है, क्या बनाता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्या बनाता है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ का इंग्लिश क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। गरजने वाली चालीसा, बकरूद 50, सीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये सब पवने जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। बी नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया। ये मिस्टेक मेरे से बार बार हो जाता है। बी नीचे, सी ऊपर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, दक्षिणी गोलार्ध इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य नहरें किन दो सागर को जोड़ती है? सूर्य नहरें जो है वो किसको जोड़ती है दोस्तों? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे बड़ा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये सब जानते हैं कि क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और सेकंड नंबर पे क्या है? गॉडविन आइलैंड K2। और तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन होगा हिमालय का? माउंट कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सी धातु अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? कौन सी धातु है जो तनु नाइट्रिक अम्ल, कौन? कॉपर या कोबाल्ट, मैग्नीज या कोबाल्ट, या फिर कैल्शियम या मैग्नीज, या फिर मैग्नीशियम या कॉपर? क्या होगा आंसर? कौन सी धातु अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्या होगा इसका आंसर? मैग्नीशियम और मैग्नीज। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकार की क्या भूमिका होती है? निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकार क्या करते हैं? भूमिका क्या होती है? बीज के रूप में विकास, या फिर अंड कोशिका के साथ संलयन, या परागकणों का उत्पादन, या परागकणों का अवतरण स्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र परागकणों के लिए क्या हो जाएगा? अवतरण स्तर। अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है? तो अलैंगिक जनन, इसके लिए जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई नहीं है। अगला, ऐसा बात नहीं है, ये गलत है। इसके दो जनक जीव संलग्न होते हैं, नहीं। अलैंगिक हो गया, इसमें एक ही जीव रहता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, ये सही है। इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, ये गलत है। तो 58 नंबर का सी होगा। जो अलैंगिक जनन में जो संतति होता है, जो संतति कोशिका जो बनती है, वो जनक, जो उसका जनक है उसी के जैसा होती है, क्योंकि उसी का टूट के दो हो जाता है। देखिए अलैंगिक जनन क्या है? जैसे ये एक अमीबा है, ये अमीबा है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ अमीबा। अलैंगिक जनन, देखिए ये अमीबा है, इस तरह से अलैंगिक जनन हो गया ऐसे। और फिर क्या होगा? ये जीव टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा, इस तरह से टूट के दो हो गया, फिर दोनों एक नया जीव बन गया। यही होता है अलैंगिक जनन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संबंधित आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? अगर मस्तिष्क। क्या होगा? अगर मस्तिष्क। यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम, नहीं सॉरी, केंद्रक। यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है, कोशिका के जीवन की प्रक्रिया निर्देशित करता है? केंद्रक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की?
दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश 1957 में प्रस्तुत की। कब की? 1957 में। अब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? 1939, 1952, 1960 या फिर 1975? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 1952 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1952 में प्रारंभ हुआ। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? क्या है? बहत। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत। बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधि को ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? बलबन ने बारित अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य असैन्य अधिकारियों की गतिविधि को पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था। किसको? बारित को नियुक्त किया। अगला, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की टेकचंद, मूलचंद, महाराजा मेहताब चंद या इनमें से कोई नहीं। कौन सहायता किया? महाराजा मेहताब चंद। दोस्तों, 1857 की लड़ाई में बहुत सारे भारतीय राजा हैं जो अंग्रेजों की सहायता किए थे और बहुत सारे राजा अंग्रेजों का विरोध भी किए थे। तो दोनों तरफ लड़ाई हुआ था। तो जो भी अंग्रेज़ का विरोध किए वो सब क्रांतिकारी मारे गए और जो भी अंग्रेज़ का साथ दिया वो लोग जीते। तो वो ऐश आराम से अभी भी रह रहे हैं, उनका परिवार देश में, और पहले भी वो लोग ऐश आराम से रहे। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो कौन सा? 124, 128वां, 73वां या 110वां? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 124वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में मेडुब्बा इस ग्राम पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेदुबा इस ग्राम पंचायत कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका वो गलत लिखा हूँ, मैं छूट गया यहाँ पे, हमको मिल रहा है कहाँ है मेदुबा। मेदुबा यहाँ पे मैं होगा, मेदुबा इस ग्राम पंचायत में मेदब्बा इस ग्राम पंचायत। क्या नाम था? मेदब्बा इस ग्राम पंचायत। यहाँ पे मे हो जाएगा, यहाँ पे मे शुरू में लग जाएगा, मेदब्बा इस ग्राम पंचायत। मेदब्बा इस ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? ICAR के महानिदेशक का पदभार कौन ग्रहण किया? डॉक्टर मौगी लाल जाट। कौन? डॉक्टर मौगी लाल जाट। हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया? तो कहाँ? झारखंड, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो बिहार के मोतिहारी में एक व्यापारी यमुना शिकारी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया। मोतिहारी में। कहाँ स्थापित किया? बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया गया। और कौन किया स्थापित? यमुना शिकारिया ने। इसमें PM नरेंद्र मोदी को उपहार में प्राप्त 56 निदान किए गए स्मृति जी प्रदर्शित किए गए हैं। IBSF 20 बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता? IBSF 20 बिलियर्ड्स 2025 का खिताब सौरभ कोठारी ने जीता। कौन जीता? सौरभ कोठारी ने। ऐसी स्थिति जहां हम घायल हो जाती हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं?
लाल रुधिर कोशिकाएँ ये तो जिम्मेदार नहीं है रक्त का थक्का बनने में। श्वेत रुधिर कोशिकाएँ ये तो बीमारियों से लड़ने में जिम्मेदार है। रक्त बिंबाणु ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर होना चाहिए रक्त बिंबाणु लसिका। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु होगा, प्लेट लसिका नहीं होगा। क्या होगा? ऐसी स्थिति जहां हम घायल हो जाते हैं, रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव का दबाव में कमी हो सकती है, जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमाने के लिए मुख्य रूप से रक्त बिंबाणु कोशिकाएं मदद करती है। कौन करती है? रक्त बिंबाणु कोशिकाएं मदद करती है। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल होगी। क्या होगा? बीजपत्र, मूलांकुर, बाह्यदल या पंखुड़ी। क्या होगा? मूलांकुर। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल होगी मूलांकुर। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखो, वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर होता है, वो अंडकोश में होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए क्या चाहिए? कम तापमान चाहिए। शरीर के तापमान से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? कम तापमान हो चाहिए, तभी शुक्राणु का निर्माण अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए वृषण जो है जो बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है, वो शरीर के बाहर होता है। 144 का क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए एक बार हम देखे थे कि कहा जाता है कि मोटरसाइकिल जब गर्म हो जाए तो उस पर नहीं बैठना चाहिए, उससे थोड़ा सा ठंडा पर बैठना चाहिए। पाचन ग्रंथियों और उसके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन करें। पाचन ग्रंथि और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म क्या है? सही युग्म क्या है? अग्नाशय रस। अग्नाशय में क्या बनता है? अग्नाशय रस बनता है। लार ग्रंथि में टिप्सिन, ये गलत है। जठर ग्रंथि पेप्सिन, यकृत पीत रस, यहाँ पे एक डैश होगा। तो लार ग्रंथि कहाँ बनता है? ट्रिप्सिन में नहीं बनता है, लार ग्रंथि बनता है मुख्य गुहा में, तो ये गलत हो जाएगा। शरीर के उस भाग की पहचान करें जिसमें अनैच्छिक पेशियाँ नहीं होती है। शरीर के उस भाग की पहचान करें जिसमें अनैच्छिक पेशियाँ नहीं होती है। अमाशय, दृढ़ पेशी, फेफड़े या हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ पेशी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दृढ़ पेशी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सेट 1 का जीके का जो 75 क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें दोस्तों। और ये जीके का सीरीज है, इसी तरह से मैं आपके लिए मैथ रीजनिंग का भी सीरीज लेकर आऊँगा, जो कि बिहार एसएससी के तीनों एग्ज़ाम हो, या फिर 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर इंटरमीडिएट स्तर का एग्ज़ाम हो, या फिर स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, तीनों बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए क्या होगा? इम्पॉर्टेंट होगा ये। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। हम आपको अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपको बिहार लाइब्रेरी का तैयारी करना है या फिर बिहार एसएससी की तैयारी करना है तो आप मेरे चैनल को से जुड़ सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे।